नमस्कार। चुनाव सिर्फ हार या जीत का आंकड़ा नहीं होते, वो हमारे लोकतंत्र की धड़कन होते हैं। हर नंबर के पीछे, हर डेटा पॉइंट के पीछे लोगों की कहानियां होती हैं, उनकी उम्मीदें होती हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के मनकापुर विधानसभा क्षेत्र की कहानी को आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। एक बात साफ कर दें, ये विश्लेषण किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये जमीनी स्तर पर शासन को समझने की एक कोशिश है। हम ये देखना चाहते हैं कि सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि वो लोगों के काम आ सके। हमारा फोकस किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम और पैटर्न पर होगा। तो चलिए सबसे पहले मनकापुर की जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये छोटे किसानों का एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ आर्थिक तंगी और खासकर युवाओं के लिए मौकों की कमी ये रोज की सच्चाई है। लोगों की यही जद्दोजहद, उनकी यही परेशानियां इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद हैं। यहाँ के मुद्दे कोई नए नहीं हैं, ये बरसों पुराने हैं और यही लोगों के मन में एक तरह का गुस्सा भरते हैं। सोचिए जरा, हंसवाड़ से रामनगर जाने वाली वो सड़क जो बारिश में नदी बन जाती है, या जुलाई 2025 का वो पावर कट याद कीजिए जब एक साथ 30,000 लोग अंधेरे में डूब गए थे। ये सिर्फ सुविधा की कमी नहीं है, ये लोगों के आत्मसम्मान पर चोट है। तो सवाल ये है कि लोगों का ये गुस्सा, ये असंतोष चुनावी नतीजों में कैसे नजर आता है। आइए अब 2022 के आंकड़ों से इसे समझना शुरू करते हैं। तो ये हैं 2022 के नतीजे। बीजेपी के रमापति शास्त्री को 1,05,000 से ज्यादा वोट मिले, जो कि कुल वोटों का लगभग 58% था। वहीं समाजवादी पार्टी के रमेश चंद्र गौतम को 63,000 के करीब वोट मिले। मतलब जीत का अंतर 42,349 वोटों का था। ये एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक अंतर है। लेकिन देखिए, 2022 की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। 2017 में बीजेपी ने यहां 60,000 से भी ज्यादा वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की थी, और उससे ठीक पहले 2012 में यही सीट समाजवादी पार्टी का एक मजबूत गढ़ हुआ करती थी। तो ये जो बदलाव आया है, ये कोई मामूली बदलाव नहीं, ये एक तरह का राजनीतिक भूकंप है। सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि पूरी बिसाती पलट गई। हमारे विश्लेषण के मुताबिक इस नतीजे के पीछे 3 बड़ी ताकतें काम कर रही थीं। पहली, जातीय समीकरण का कंसोलिडेशन, मतलब ब्राह्मण और अनुसूचित जाति के वोटों का एक साथ आना। दूसरी, स्थानीय मुद्दों पर जो नाराजगी थी उसे वोट में बदलना। और तीसरी और बहुत अहम, गठबंधन की बनावट, यानी ये कि विपक्ष एक साथ खड़ा है या बिखरा हुआ है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात हमें याद रखनी होगी। जब हम लोगों के गुस्से की बात करते हैं तो एक जिम्मेदार और जानकारी भरी सार्वजनिक बहस की अहमियत सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे लोकतंत्र की और हर एक नागरिक के सम्मान की रक्षा करती है। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों का सार है। चलिए अब इन नतीजों की और गहराई में उतरते हैं। हम किसी एक घटना या किसी एक चेहरे से आगे बढ़कर उन सिस्टम्स और वोटिंग पैटर्न्स को देखेंगे जिन्होंने इस नतीजे को शक्ल दी। मनकापुर की सामाजिक बनावट को देखिए। संख्या के हिसाब से ब्राह्मण समुदाय सबसे बड़ा है, लेकिन चुनाव का नतीजा तय करने में अनुसूचित जाति का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। 2017 में जो बड़ा बदलाव आया, उसका एक मुख्य कारण था इस वोट का सपा बसपा गठबंधन से बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना। अब जरा वोटर टर्नआउट पर नजर डालते हैं। 2017 में 56.3% वोटिंग हुई थी, जो 2022 में घटकर 55.2% रह गई। ये गिरावट भले ही छोटी लगे, लेकिन ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या ये वो वोटर थे जो निराश थे, जो सिस्टम से थक चुके थे? और क्या एक मजबूत विकल्प उन्हें वापस बूथ तक ला सकता था? और गठबंधन का गणित वो कितना जरूरी होता है, ये स्लाइड साफ दिखाती है। 2017 में देखिए, विपक्ष बिखरा हुआ था। बसपा के उम्मीदवार ने 24% वोट हासिल किए, जिससे सत्ता विरोधी वोट बट गया और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। वहीं 2022 में सपा उम्मीदवार ने बसपा के उस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। इससे विपक्ष की एकता की ताकत साफ नजर आती है। इन हालिया बदलावों को अगर सही से समझना है तो हमें मनकापुर के पिछले 30 साल की राजनीतिक याददाश्त को टटोलना होगा। सत्ता का ये उतार चढ़ाव यहां की पूरी कहानी बयां करता है। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1996 से 2012 तक ये समाजवादी पार्टी का दौर था। 2012 में तो सपा 50% से भी ज्यादा वोट शेयर पर पहुंच गई थी। उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर महज 4.3% था। फिर आया 2017, एक राजनीतिक भूचाल। बीजेपी 4% से सीधे 58% पर पहुंच गई और 2022 में एक नया अध्याय शुरू हुआ। बीजेपी ने अपनी जगह तो बनाए रखी, लेकिन सपा ने भी एक जबरदस्त वापसी करते हुए अपना वोट शेयर दुगने से भी ज्यादा कर लिया। तो आज के दिन
चुनावी मैदान का रणनीतिक माहौल क्या कहता है, इसे दो हिस्सों में देखते हैं। अंदरूनी तौर पर सपा की ताकत है उसका पुराना कैडर और सत्ता के खिलाफ माहौल, लेकिन कमजोरी है संसाधनों की कमी और ब्रांड को लेकर बनी धारणा। और बाहरी तौर पर ग्रामीण संकट और युवाओं की चिंताएं एक बड़ा मौका है, तो वहीं एक मजबूत राज्य सरकार और बीजेपी का डिजिटल ऑपरेशन एक बहुत बड़ी चुनौती। तो इस मुश्किल माहौल को देखते हुए एक ऐसा चुनावी अभियान कैसे तैयार किया जा सकता है जो सिर्फ चुनाव के लिए ना हो, बल्कि जिसकी जड़ें असल में शासन में हों? इसी सवाल के जवाब में हम पेश कर रहे हैं चतुर्मुख सिद्धांत, यानी एक 4 आयामी रणनीति। इस सिद्धांत के 4 मोर्चे हैं। पहला, चुनावी मोर्चा, मतलब हर समुदाय, हर वार्ड के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक वोट रणनीति बनाना। दूसरा, संगठनात्मक मोर्चा, बूथ लेवल पर टीम को मजबूत करना और घर घर जाकर लोगों के असल मुद्दे दर्ज करना। तीसरा, नैरेटिव मोर्चा, एक सीधा, सरल और शक्तिशाली संदेश देना, जैसे विश्वास जीतो, विकास करो। और चौथा, संसाधन मोर्चा, यानी सीमित फंड का सबसे असरदार तरीके से इस्तेमाल करना। और ये पूरी रणनीति एक 90 दिन के एक्शन प्लान के तहत लागू की जा सकती है। चुनाव से 90 दिन पहले संगठन को तैयार करने और सर्वे से इसकी शुरुआत होगी। 60 दिन पहले सही गठबंधन और लोगों से सीधे संपर्क पर जोर होगा। 45 दिन पहले एक हाई एनर्जी कैंपेन लॉन्च होगा और आखिरी के दिनों में पूरी ताकत सिर्फ एक काम में लगेगी, वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाना। और हाँ, जब हम घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं, उनके मुद्दे दर्ज करते हैं, तो एक और चीज, शायद सबसे जरूरी चीज, वो है गोपनीयता और सहमति। देखिए, जब कोई नागरिक अपनी कोई भी जानकारी किसी प्रतिनिधि को देता है तो वो भरोसे का एक रिश्ता कायम करता है, और हमारे देश का कानून इस भरोसे की और हर व्यक्ति की गरिमा की हिफाजत करता है। असली चुनौती चुनावी रणनीति को असरदार शासन में बदलने की है, और इन दोनों के बीच जो सबसे मजबूत पुल है वो है विश्वास। तो ये विश्वास बनता कैसे है? खोखले वादों से नहीं, ये बनता है छोटे छोटे लेकिन ठोस कदमों से। ये बनता है स्थानीय मुद्दों पर समय सीमा के साथ वादे करने से, हर समुदाय तक पहुंचकर उन्हें ये महसूस कराने से कि उनकी आवाज सुनी जा रही है, उन इलाकों को प्राथमिकता देने से जिन्हें हमेशा अनदेखा किया गया। और ये सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि सुनने से बनता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर वापस ले आती हैं कि आखिर राजनीति का असली मकसद क्या है? देखिए, असली जीत वोटों की गिनती वाले दिन नहीं होती, वो तो उन 5 सालों की सेवा और मेहनत से कमाई जाती है। इन आंकड़ों और रणनीतियों के परे आम लोग हैं जो सिर्फ सम्मान और एक बेहतर कल चाहते हैं। हमें याद रखना होगा कि राजनीति का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि शासन करना है, यानी लोगों की जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का काम। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0804204160 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।